जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डीएड एचआई पेपर 9 यूनिट 1.3 करिकुलर स्ट्रेटजीज। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब हम जानते हैं यूनिट 1.3 करिकुलर स्ट्रेटजीज। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्लासरूम शिक्षण के दौरान शिक्षक के लिए यह बड़ी चुनौती होती है कि वह सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि सामान्यतः एक कक्षा में अलग अलग आर्थिक, सामाजिक स्थिति, आईक्यू, सीखने की योग्यता, सीखने की विधि वाले बच्चे होते हैं और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं तब और भी बढ़ जाती हैं जब हम विशेष आवश्यकता की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों में डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, एज ऑफ ऑनसेट व दूसरे कंडीशन भी अलग अलग होते हैं, जिसका असर उसके अधिगम पर पड़ता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के साथ साथ उसमें बच्चों की सहभागिता बनाने के साथ साथ करिकुलर स्ट्रेटजीज़ की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों की अधिगम की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए जो करिकुलम स्ट्रेटजीज़ है उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बच्चों की अलग अलग योग्यता, उनकी अलग अलग डिसेबिलिटी और एज सेट के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए करिकुलम को तैयार करना होता है। इसलिए इस प्रकार की नीति का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को एक साथ एक कक्षा में उनके आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं या जो प्लान तैयार किए जाते हैं उसे करिकुलर स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। इसके द्वारा अधिगम को बढ़ाने के साथ साथ टीचर को भी एक रोड मैप मिलता है जो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण को कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो सही प्रकार के बच्चे हैं उनकी आवश्यकता के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है, जो करिकुलम है उसकी प्लानिंग की जाती है, जिससे अध्यापक के साथ साथ बच्चों को भी लाभ होता है और अध्यापक को एक निश्चित वे मिल जाता है जिसके ऊपर चलकर वह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए सामान्य रूप से निम्नलिखित पाठ्यक्रम रणनीतियों का सहारा लिया जाता है। आइए आगे जानते हैं कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आइए इसके बारे में जानते हैं। टीचिंग क्रिएटिविटी व इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके लिए जो पढ़ाना पसंद करते हैं। शिक्षण आर्ट एंड साइंस का मेल है। अब यहाँ पर बताया गया जो टीचिंग है वह एक क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट है, लेकिन उनके लिए जो वाक्य में टीचिंग करना चाहते हैं और जिनको टीचिंग करना पसंद होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। वी.एस. स्मिथ के अनुसार शिक्षण फूलों का बिस्तर नहीं है और यह प्रक्रिया तब और भी कठिन हो जाती है जब हम विशेष शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। प्रभावी शिक्षण के लिए प्री प्लानिंग और सिस्टमेटिक तरीकों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो एजुकेशन है वह फूलों का बिस्तर नहीं है, उसको अच्छे से कर पाना बहुत ही कठिन होता है और यह और भी अधिक कठिनाई भरा हो जाता है जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की प्लानिंग करते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। शिक्षण से पूर्व प्लानिंग और उसके स्टेप को ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो शिक्षण की प्लानिंग है कि किस प्रकार से हमें टीचिंग करनी है, उसकी प्लानिंग को ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यानी कि बच्चों में अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए किन किन स्टेप्स
को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस बात का निर्धारण ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता निर्धारित करती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बच्चों के लिए किस प्रकार से अधिगम का चयन करना है और उसको स्टेप टू स्टेप फॉलोअप करना है। यह अधिगम प्रक्रिया की सफलतापूर्वक उसकी सफलता के लिए जो चरण होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। आइए अब यहाँ पे जानते हैं फॉलोअप चार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर स्टडी प्रीवियस नॉलेज। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो स्टडी प्रीवियस नॉलेज है, जो फॉलो चार्ट दिया गया है, ये स्टेप टू स्टेप चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग होती है स्टडी प्रीवियस नॉलेज कि बच्चे की जो पीके नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके बारे में जांचा जाता है। उसके बाद ही आगे स्टेप लिया जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। उसके बाद ही हम जो लेसन प्लान है, आईपी है, उन सब का चयन करते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसका एक्सेस प्रीवियस नॉलेज पीके। पीके मतलब होता है यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज। इज़ पीके सफिशिएंट। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है क्या वह सफिशिएंट है उसको आगे की नॉलेज देने के लिए। अगर वो सफिशिएंट नहीं होगी तो यहाँ पर उसको ब्रशिंग अप पीके, यानी कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको दोबारा से रिकॉल करवाया जाएगा, बच्चे को रिवीजन करवाया जाएगा, जिसके थ्रू बच्चा दोबारा से रीड करेगा और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको बेस बनाकर आगे की एजुकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आएगा अगर बच्चा उसमें यस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि प्रीवियस नॉलेज बच्चे की अच्छी है, तो फिर उसके बाद आता है ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज कि बच्चे को नई नॉलेज के लिए तैयार करना। ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। फिर दिया गया है बिल्ड मेंटल रेडीनेस कि बच्चे को मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा कि वह, जैसे कि हम किसी भी लेसन की प्रेजेंटेशन करते हैं, बच्चे को इंट्रो देते हैं कि आज हम इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ेंगे, ये इस कहानी का थीम है। इस रूप में हम जैसे बच्चों को रेडी करते हैं वैसा यहाँ पर दिया गया है मेंटली रेडीनेस। फिर आएगा इंट्रोडक्शन कि बच्चे के लिए फिर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि जो हम आज लेसन पढ़ने वाले हैं उस तरीके की एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाई जाएगी। फिर आगे आता है इम्पार्टिंग नॉलेज कि बच्चे को नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर आएगा फिक्सेशन। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। रिकैपिटुलेशन ये आएगा। फिर आएगा एक्सेस न्यू नॉलेज इज एनके एक्वायर्ड। यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे को न्यू नॉलेज, एनके का मतलब होता है न्यू नॉलेज, यहाँ पर ये दिया गया है। और फिर इसके आता है बाद फॉलोअप कि बच्चे को जो नई नॉलेज दी गई है उसका फॉलोअप लिया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज। एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ एनके मतलब न्यू नॉलेज कि बच्चा उसको अच्छे से दोहरा पाता है या नहीं दोहरा पाता है। इस प्रकार से अगर इसके बाद यस हो जाता है तो फिर 4R आता है यहाँ पर बच्चे के लिए। इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सेस रिस्पॉन्स टू 4R, रिस्पॉन्डिंग वेल टू 4R, न्यू नॉलेज बिकम पीके। अगर ये सब हो जाता है तो फिर हम बच्चे के लिए नेक्स्ट करते हैं और फिर बच्चे का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ पर इसका फॉलोअप चार्ट दिया गया है। और हम जो 4R के लिए बात कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं फीचर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल व प्रभावी बनाने के लिए जिन आवश्यक बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है उनका ध्यान इसके प्लानिंग में रखा जाता है। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक शैक्षणिक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो कि प्रीवियस नॉलेज को आधार मानकर नए ज्ञान की संरचना करती है और प्रक्रिया के पूरा होते होते नया ज्ञान पूर्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंदर एक क्रमबद्ध प्रोसेस है वो चलता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे जैसे बच्चा नई चीज़ों को सीखता है तो उसका नया ज्ञान है वह प्रीवियस नॉलेज में चेंजिंग होता रहता है। जैसे कि हमने अभी अगर कोई नई चीज़ सीखी है तो वो हमारे प्रीवियस नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अभी हमने लास्ट टाइम
फॉलो चार्ट देखा था, तो वो हमें अभी नया सीखा था, लेकिन वो हमें आ रही है अब प्रीवियस नॉलेज हो गई है। अगर हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तो उसको आधार मानकर उसकी नई चीज़ को हम ग्रहण करेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसको प्रत्येक चरण के पूरा होने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। अगले चरण पे हम तभी मूव करेंगे जब पिछले वाले चरण पूरी तरह से प्राप्त किए जा चुके होंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि हम कोई भी जो लेसन पढ़ते हैं उसमें हम आगे तभी बढ़ना ठीक रहता है कि जब हम उसका पूर्व का जो भी मैसेज होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट बताया गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन सबसे आवश्यक होता है। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगले चरण पर जाना है या पिछले चरण पे दोबारा कार्य करना है, ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है, कुछ चरणों के उपचरण होते हैं जिनसे अध्यापक ज़रूरतों के हिसाब से प्राप्त करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मूल्यांकन है उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। अगर बच्चे उसको अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम दोबारा से फर्स्ट वाले जो चरण है उसके ऊपर मूव कर लेते हैं, जो प्रीवियस चरण है उसके ऊपर वहाँ से फिर से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनकी यूनिट की सब यूनिट भी होती है जो कि अध्यापक ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। जैसे हम एक लेसन को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसकी सब यूनिट बना लेते हैं कि आज हम इतना करेंगे, आज हम इतना करेंगे, ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। फ्रेंड्स, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टेप फॉर स्पेशल, और अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सीधे सीधे हम यह कह सकते हैं कि नए ज्ञान का पूर्व ज्ञान में परिवर्तन या फिर पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नया ज्ञान देना, ये यहाँ पर बताया गया। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें नए ज्ञान के लिए जो पूर्व ज्ञान है उसको आधार मानकर एक्टिविटी करवाई जाती है। जो शिक्षण अधिगम प्रोसेस है उसको लागू किया जाता है। यहाँ पे 6 पॉइंट दिया गया है, नियोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर प्लानिंग बच्चों की क्षमता, आवश्यकता और संसाधनों के ध्यान में रखकर की गई है और इसे प्रभावी ढंग से कक्षा में लागू किया जाए तो शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर बताया गया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसके लिए जो नियोजन का स्टेप है उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की आवश्यकता और जो संसाधन है उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पाठ के बारे में नियोजन किया जाए। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको तैयार किया जाए, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको अपनाया जाए। आइए जानते हैं 7 पॉइंट। अगर हम श्रवण अक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चरण फॉलोअप का होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम श्रवण बाधित बच्चों के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो पुनरावृत्ति है उसको महत्व दिया गया है। जो फॉलोअप होता है ये पुनरावृत्ति है, जो रिकैप जो हम करवाते हैं बच्चों की। 8 पॉइंट दिया गया यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। यहाँ पर बताया गया कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो सिर्फ सिखाने से ही नहीं है, उस ज्ञान को सिखाकर जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन की जो भी हमारी स्किल्स हैं उनमें प्रयोग भी उसका करना होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं 9 पॉइंट। बच्चों में अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और भविष्य के अधिगम के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 4R बताए गए हैं और जो कि इस प्रकार से हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जो भी हमने 4R के बारे में जिक्र किया था उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर पॉइंट रेफरेंसिंग, जिक्र। आइए इसके बारे में जानते हैं। रेफरेंसिंग से तात्पर्य किसी सीखे गए कॉन्सेप्ट को
अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करना। जैसे अगर हम किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को डीए मतलब डायरेक्ट एक्टिविटी करवाते समय नींबू निचोड़ते हुए निचोड़ने का कॉन्सेप्ट देते हैं और बाद में बच्चा घर पर माँ द्वारा कपड़े सुखाते समय निचोड़ने शब्द का प्रयोग करे तो यह रेफरेंसिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार हम अगर बच्चे को कोई एक्टिविटी सिखा देते हैं और सेम एक्टिविटी को देखकर बच्चा किसी और सिचुएशन में उसी शब्द को उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसको दोहराता है तो वो रेफरेंसिंग बताया गया। अब जैसे कि हमने बच्चे को डीए में सिखाया है कि जब नींबू को निचोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं निचोड़ना। अगर घर पर बच्चा जब माँ को कपड़े धोते हुए उनको निचोड़ते हुए देखता है तो बच्चा बोलता है निचोड़ना, तो यहाँ पर उसका रेफरेंसिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप दिया गया है। आइए इसका सेकंड पॉइंट जानते हैं, रिमाइंडिंग और रेफरेंसिंग लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन रेफरेंसिंग से तात्पर्य अलग अलग परिस्थितियों में ज्ञान का प्रयोग होता है, जबकि रिमाइंडिंग का तात्पर्य क्विक रिकॉल से होता है। ये यहाँ पर इसका बताया गया है सेकंड आर। आइए इसमें थर्ड आर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया गया इसका रेनफोर्सिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं। क्लासरूम को दुनिया की सबसे अच्छी साइकोलॉजी लैब मानी गई है तथा क्लासरूम में छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे पुनरावलोकन कहते हैं। किसी आंसर देने पर बच्चे को वेरी गुड, नाइस, शाबाश, क्लैपिंग, वेल डन शब्द सबसे बड़े पुनरावलोकन के उदाहरण है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हम क्लासरूम में बच्चों के लिए एक्टिविटी करवाते हैं कि जब वो अच्छा करते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए क्लैपिंग करवाना, उनको प्राइज़ देना या शाबाशी, वेरी गुड, ये सब रेनफोर्समेंट के कार्य हैं जो कि बच्चों के अधिगम को इफ़ेक्टिव करते हैं, उनको बढ़ाने में सहयोगी होते हैं। 4 पॉइंट दिया गया है रीबिल्डिंग। पूर्व में सीखे गए कॉन्सेप्ट के आधार पर नई परिस्थितियों में नए कॉन्सेप्ट को सीखना ही रीबिल्डिंग कहलाता है। इसमें आगे दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केवल एक उद्देश्य पूर्ण क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आनंददायक व मज़ेदार प्रक्रिया है और इसमें अचानक से घटनाएं भी होती हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चों की रीबिल्ड की एक्टिविटी होती है, इसके अंदर बच्चों का जो नया ज्ञान है उसको दोबारा से रिकैप करवाना रीबिल्डिंग कहलाता है। और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है यह कोई एक उद्देश्य नहीं है, इसके अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं जो कि अधिगम को और भी रोचक और मनोरंजन बनाने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि हम और भी आपके लिए एजुकेशन वीडियो बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।